तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मल्टी नोडुलर क्वेटर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 से 3 बार लॉन्ग आंसर फॉर्म में पूछा जा चुका है और इसमें इसके क्लिनिकल फीचर और मैनेजमेंट काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। मल्टी नोडुलर क्वेटर इज एबनॉर्मल ग्रोथ विथ फंक्शनली एंड स्ट्रक्चरली अल्टर्ड थायराइड फॉलिकल। ठीक है, तो इसमें फंक्शनल और स्ट्रक्चरल दोनों चेंजेस आते हैं। ठीक है, और एबनॉर्मल ग्रोथ होती है। इट मे बी ड्यू टू मेनली फ्लक्चुएशन इन TSH लेवल। TSH लेवल में फ्लक्चुएशन होते हैं जिस वजह से ये चीज़ होती है। अदर कॉजेज क्या हो सकते हैं? आयोडीन डेफिशिएंसी, गोइट्रोजेंस, हेरिडेटरी या डिसऑर्मोजेनेसिस। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब नेक्स्ट होता कैसे, पैथोजेनेसिस देखते हैं इसकी। सबसे पहले परसिस्टेंट TSH स्टिमुलेशन। ठीक है, TSH स्टिमुलेशन बहुत ज़्यादा देर तक रहता है तो उससे क्या हो जाता है? डिफ्यूज हाइपरप्लेसिया ऑफ ग्लैंड। जो ग्लैंड है उसका साइज बढ़ जाता है। ठीक है, जितने भी एक्टिव लोब्यूल्स हैं, जितने भी लोब्यूल्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। फिर लेटर विथ फ्लक्चुएशन ऑफ TSH का लेवल पहले तो क्या था? स्टिमुलेटरी था। अब TSH का लेवल ऊपर नीचे हो रहा है तो क्या होगा? कुछ लोब्यूल जो है वो एक्टिव हो जाएंगे, कुछ लोब्यूल जो है इनएक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, तो मिक्स्ड एरिया ऑफ एक्टिव एज वेल एज इनएक्टिव लोब्यूल डेवलप। ठीक है, इट इज ऑल्सो प्रोबेबली ड्यू टू इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ फॉलिकुलर सेल टू द TSH। ठीक, TSH के लिए जो सेंसिटिविटी वो बढ़ गई, इस कारण जो है कुछ लोब्यूल एक्टिव है, कुछ इनएक्टिव है। ठीक है, तो जो एक्टिव लोब्यूल है वो ज़्यादा फंक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए क्या? ज़्यादा ब्लड सप्लाई होगी। तो जो एक्टिव लोब्यूल है मोर वेस्कुलर एंड हाइपरप्लास्टिक। ठीक है, हेमरेज अकर विथ नेक्रोसिस इन द सेंटर। तो अब क्या होगा कि ज़्यादा वेस्कुलर रहेंगे तो हेमरेज होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, तो हेमरेज होगा, उस वजह से क्या हो जाएगा? जो सेंटर है वहाँ पर नेक्रोसिस हो जाएगा। अब सेंटर पर नेक्रोसिस हो गया तो वो जो सेंटर वाला पार्ट है वो हार्ड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? नोड्यूल फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, सेंटर ऑफ द नोड्यूल इज इनएक्टिव एंड ओनली मार्जिन इज एक्टिव। तो जो सेंटर है वो इनएक्टिव हो जाएगा और जो मार्जिन है वो वापस से एक्टिव हो जाएंगी और फॉर्मेशन ऑफ मैनी नोड्यूल। ऐसे करके बहुत सारे नोड्यूल बन जाएंगे। तो हुआ क्या? सबसे पहले TSH स्टिमुलेशन हुआ जिससे कि हाइपरप्लेसिया हो ग्लैंड का। फिर TSH का फ्लक्चुएशन हुआ जिससे कि एक्टिव इनएक्टिव लोब्यूल बन गए। फिर जो एक्टिव लोब्यूल था वो ज़्यादा वेस्कुलर था, ज़्यादा हाइपरप्लास्टिक था, इस वजह से वहाँ पर क्या होगा? हेमरेजेस के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर नेक्रोसिस होगी जिससे कि नोड्यूल फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये डायग्राम अपन पेपर में बना देंगे कि यहाँ पर देखो मल्टी नोडुलर कितने सारे नोड्यूल्स बने हुए हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर मोस्ट कॉमन इन मिडिल एज फीमेल में ज़्यादा देखा जाता है। इट इज स्लोली प्रोग्रेसिव डिसीज विथ मैनी ईयर्स ऑफ हिस्ट्री। बहुत धीरे धीरे ग्रो होता है ना, 7-10 साल लग जाते हैं करने में। फिर मल्टीपल नोड्यूल ऑफ डिफरेंट साइज आर फॉर्म्ड इन बोथ लोब्यूल एंड ऑल्सो इन इस्थमस। ठीक है, अलग अलग साइज के नोड्यूल्स जो कि लोब्स और इस्थमस दोनों जगह पर डेवलप हो सकते हैं। फिर नोड्यूल कैसे होते हैं? फर्म, नोड्यूलर, नॉन टेंडर, मूव्स विद डिग्लूटेशन। ठीक है, फर्म, नोड्यूलर, नॉन टेंडर, ये इसकी प्रॉपर्टी है। फिर रिसेंट इंक्रीज इन साइज सिग्निफाई मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन। अगर इसका साइज धीरे धीरे बहुत जल्दी बढ़ रहा है, मतलब कि क्रॉनिकली जैसे 10 साल से डिसीज हो रही थी तो अब क्या इसका साइज एकदम से बढ़ रहा है, तो ये बताता है कि मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। और ये क्या? पॉजिटिव कोचर्स टेस्ट देता है क्योंकि वो जो ट्रैकिया के स्ट्रक्चर उसको कंप्रेस कर रहा होता है। ठीक है, तो ये है इसके क्लिनिकल फीचर। फिर नेक्स्ट आता है कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं इससे। सेकेंडरी थायरोटॉक्सिकोसिस, फॉलिकुलर कार्सिनोमा ऑफ थायराइड, हेमरेज इन नोड्यूल, ट्रैकियल ऑब्स्ट्रक्शन और कॉस्मेटिक प्रॉब्लम, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो ठीक है, क्लिनिकल फीचर अच्छे से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है इन्वेस्टिगेशन, कैसे पता लगाएंगे? T3, T4, TSH, फ्री T4, USG नेक और FNAC। ठीक है, तो ये सारे टेस्ट करेंगे। FNAC जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। FNAC किस में करेंगे? जो मोर डोमिनेंट और सस्पिशियस नोड्यूल होता है अपन उसमें करते हैं टेस्ट। FNAC फ्रॉम मोर देन 1 नोड्यूल इज़ बेटर। और USG गाइडेड FNAC अगर अपन करेंगे तो ज़्यादा सही रहती है। फिर एक्सरे नेक सो रिंग और रिम कैल्सिफिकेशन ऑल्सो रिव्यूज द पोजिशन एंड कंप्रेशन ऑफ ट्रैकिया। ठीक है, तो एक्सरे नेक क्यों करते हैं अपन? ट्रैकिया की पोजीशन के लिए। इनडायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी टू सी वोकल कॉर्ड्स। ठीक है, रेडियो आइसोटोप आयोडीन स्कैन भी कर सकते हैं। रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन या सीरम कैल्शियम ये भी अपन कर सकते हैं। फिर ये इन्वेस्टिगेशन से पता चल जाएगा कि मल्टी नोडुलर क्वेटर है। फिर अपन इसके ट्रीटमेंट में क्या करते हैं? ट्रीटमेंट यूजुअली सर्जरी ही होती है। ठीक है, अब रीजन क्या सर्जरी करने का? इट इज एन इरिवर्सिबल स्टेज एंड चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन लाइक डेवलपमेंट ऑफ टॉक्सिसिटी, हेमरेज एंड फॉलिकुलर कार्सिनोमा आर हाई एंड ऑल्सो फॉर कॉस्मेटिक रीजन। तो क्या रहता है? इरिवर्सिबल स्टेज है और कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी सर्जरी करनी होती है जिससे ही कॉम्प्लिकेशन डेवलप ना हो और फर्दर डिटेरियोरेट कंडीशन ना हो। फिर व्हेन एंटायर ग्लैंड इज डिसीज, अगर पूरी ग्लैंड ही इन्वॉल्व है तो अपन टोटल थायरॉइडेक्टॉमी करते हैं। सब टोटल या फिर पार्शियल थायरॉइडेक्टॉमी जब करते हैं जब कम अमाउंट में, जैसे कि सब टोटल थायरॉइडेक्टॉमी इज डन डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ ग्लैंड इन्वॉल्व, अमाउंट ऑफ नॉर्मल ग्लैंड एक्सिस्टेंट एंड लोकेशन ऑफ नोड्यूल। तो उसके हिसाब से अपन सब टोटल थायरॉइडेक्टॉमी करते हैं। ठीक है, और पार्शियल थायरॉइडेक्टॉमी या फिर हार्डली डन हेल्प ऑपरेशन बोलते हैं, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये क्या है? पोस्ट ऑपरेटिव L-थायरोक्सिन देते हैं टू प्रिवेंट एनी फ्लक्चुएशन इन TSH लेवल विच में कॉज रिकरेंट नोड्यूल फॉर्मेशन। ठीक है, तो L-थायरोक्सिन का क्या काम रहता है कि वापस से नोड्यूल फॉर्मेशन ना कराए, और प्रिवेंशन के लिए भी अपन L-थायरोक्सिन देते हैं पहले से। ठीक है, कि अगर उसको मल्टी नोडुलर क्वेटर होने के चांसेस हैं तो अपन L-थायरोक्सिन दे देंगे जिससे कि डेवलप ना हो। ठीक है,
फिर ये टोटल थायरॉइडेक्टॉमी करने के बाद ये स्पेसिमेन ऐसे बचता है, ऐसा दिखता है। ठीक है, तो ये था मल्टीनोडल क्वार्टर, लॉन्ग आंसर पूछा सकता है। क्लिनिकल फीचर और ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, कर लेना और ये डायग्राम बना लेना। थैंक